हेलो एवरीवन। सो कल था करवा चौथ। पूरा दिन कल हम बहुत बिजी रहे, पेशेंट्स भी देखे, बहुत जो है क्या बताएं आपको, बिजी ही शेड्यूल था। चलो आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सुबह सुबह मैंने किया एक्सट्रैक्शन। अब भैया मेरे को एक्सट्रैक्शन का मतलब है दांत निकालना। अब हमें दांत क्यों निकालना पड़ता है ये इसके बारे में तो आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। किसी डॉक्टर ने पता नहीं पेशेंट के साथ आरसीटी करी, उसको अधूरा छोड़ दिया, आधी अधूरी आरसीटी की। पेशेंट के पस पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, ब्लंडर बस्ट केनाल थी। तो सबसे बड़ी बात टीथ मूव कर रहा था, तो उसमें कुछ था नहीं, उससे पेशेंट से बहुत सारे पैसे ले लिए गए। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि जब हमारा दांत निकल जाता है तो हमें दांत निकालने के बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस। तो जैसे अभी हमने सुबह एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्शन के बाद जब आप दांत निकलवा देते हैं तो वहां पे एक दवाई लगा के रुई लगाई जाती है। उस रुई को आधे से 1 घंटे तक दबा के रखना पड़ता है। उसको दबाने के बाद आपको अब जैसे घर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर आपको सलाइवा आ रहा है या फिर आपको थूक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप उसे बाहर मत थूकिए। क्योंकि जब हम कॉटन दबाते हैं वहाँ कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है। आप नेचुरली जो भी थूक आता है आप उसको अंदर ले लीजिए, बाहर नहीं थूकना होता है। 24 घंटे तक बाहर थूकने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि जो कॉटन आपकी दबाने के लिए 1 घंटे के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए कॉटन दबाने के लिए दी है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक खून का थक्का जम जाए। देखिए क्लॉट जब जम जाता है तो ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आप थूक करके प्रेशर करके आप जब थूकोगे तो वहां से जो प्रेशर से थक्का हट जाएगा, क्लॉट हट जाएगा, तो वहां से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए ज्यादातर केस में हमेशा ये होता है कि कभी भी थूकना नहीं चाहिए और ना ही आपको बिल्कुल भी उसमें बहुत ही ऐसे प्रेशर से अंदर लेना चाहिए। नेचुरली जैसे हम लेते हैं वैसे लेना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आधे 1 घंटे बाद उस जो क्लॉट जम जाता है और रुई को हम निकाल देते हैं तो उसके बाद आपको खानी है आइसक्रीम। अब देखिए आइसक्रीम खाने को हम बोलते हैं, खास करके बच्चे, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो बहुत फरमाइश करता है मुझे ये आइसक्रीम खानी है, वो आइसक्रीम खानी है। नो, आपको कोई भी आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको प्लेन आइसक्रीम खानी है। प्लेन का मतलब है ओनली वनीला, जो सॉफ्ट आइसक्रीम होती है उसमें कोई नट्स होना नहीं चाहिए, कोई जो है फ्रूटी नट्स एंड ये पता नहीं क्या क्या होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सब नहीं खाना है, आपको प्लेन आइसक्रीम खानी है। ऐसा एक्चुअली मेरे साथ हो चुका है कि मेरा एक पेशेंट आया, उसने बोला आप खूब सारी आइसक्रीम खानी है, तो उसने इतनी आइसक्रीम खाई, उसने बड़े बड़े ही मतलब हर टाइप के आइसक्रीम खा ली। उसमें एक वो फंस गया, तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम हो गई, पेशेंट को पेन और ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए आपको हमेशा प्लेन आइसक्रीम खानी है। और सबसे बड़ी बात, आइसक्रीम छोड़िए, किसी किसी को शुगर होता है तो हम वो आइसक्रीम भी मना करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए आइस क्यूब भी रख लोगे तो वो भी ज़रूरी है। कहने का मतलब हमें वहाँ ठंडा रखना होता है, हमें 24 घंटे के लिए ठंडा लेना होता है। 24 घंटे के ठंडा लेने के लिए इसलिए बोलते हैं जहाँ पे वो क्लॉट जमा हुआ है वो जमा ही रहे, वो ना हटे और आपका धीरे धीरे जो है अंदर ही अंदर आपका जो है वो घाव हील हो जाए। और आपको जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप वो स्किप कर दो, अरे सुबह की शाम को ले लेंगे, शाम की सुबह ले लेंगे। नो, एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है, वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। 5 to 7 डेज के लिए लोग देते हैं, तो वो इसीलिए देते हैं कि आप उसको कंटिन्यूसली खाएं, आपको पेन हो या ना हो तो आपको वो कंटिन्यूसली खाना ही खाना है। एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है। अब आती है 24 घंटे बाद की बात। पेशेंट के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि हमें खाना क्या है। देखिए 2 से 3 दिन के लिए एटलीस्ट आपको सेमी लिक्विड डाइट पे रहना होता है। आपको खाने में दूध दलिया, पतला हलवा, खिचड़ी और मतलब कुछ भी गला के खा लेना, समथिंग सॉफ्ट डाइट, लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट है ना, सेमी लिक्विड। उसके बाद 24 घंटे तक तो आपको ठंडा लेना होता है। 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है, वो एक इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कोई भी पेशेंट नहीं करता है। देखिए दवाई खा रहा होता है, उसको पेन नहीं हो रहा होता है, तो वो सोचता है अब तो मेरा ठीक हो रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं। अगर आपको अपना घाव बहुत जल्दी हील करना है, बहुत जल्दी घाव भरना है, तो आप दवाई के साथ
24 घंटे बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना स्टार्ट कीजिए। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले जो होते हैं वो कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार दिन में आप रिपीट कीजिए। वो आपके लिए मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती कि वो आपकी दवाई से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। सबसे बड़ी बात, गार्गल्स करने से आपके मुंह में जितने भी डेब्रीज होते हैं, खाने के पार्टिकल्स होते हैं, पहली बात तो वो नहीं रहते हैं, है ना। प्लस गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने से आपका जो है जो घाव है वो इतनी जल्दी भरता है और आपको किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं होता है, कुछ फील नहीं होता है। तो वो कुल्ले बहुत मतलब ये समझ लीजिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं किसके, घाव भरने के। तो इसीलिए गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले तो आपकी दवाई खत्म होने के बाद भी चलते रहने चाहिए। वो आपके गम्स के लिए अच्छे हैं, वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज के लिए अच्छे हैं, वो आपके घाव भरने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो गुनगुने पानी के में नमक डाल के कुल्ले आप जब तक कीजिए कि जब तक आपका घाव ना भर जाए। तो ये बहुत ही बात कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने में दूध दलिया, पतला हलवा, खिचड़ी ऐसी चीज़ खा सकते हो पतली और ठंडी करके। अब 2 दिन बाद पेशेंट के दिमाग में आता है कि हम खाना कब तक खाएंगे, तो आप अगर आपके एक साइड से टीथ निकला है, दूसरी साइड से बिल्कुल ठीक है, तो आप 2 दिन बाद दूसरी साइड से आप खाना खा सकते हैं। ओके, खाना खाने के बाद जो भी सर ने या मैम ने या जिस भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, 5 डेज की दी है या 7 डेज की दी है, तो आप उनके बाद रिकॉल आप चेकअप करने के लिए जाएं। उसमें किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, क्या वो अच्छे से घाव भर रहा है कि नहीं भर रहा है, तो हमें विजिट ज़रूर करनी चाहिए एक उसके बाद, ठीक है। और बाकी का आपको वहाँ पर कोई भी पेशेंट को एक और मिथक रहता है जब दांत निकल जाता है, खास करके मोलर। अब देखिए मोलर में 2 से 3 इस तरीके से 2 to 3 रूट्स होते हैं, ठीक है। अब वो रूट्स किस में फंसे हुए होते हैं, इस तरीके से बोन में फंसे हुए होते हैं ऐसे। जब टीथ को निकाला तो यहाँ ये इस तरीके से समझ लीजिए, जब हम टीथ को निकालेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, बोन का बीच का पार्ट। अब पेशेंट ना बड़ा उसमें उंगली करता है, उंगली करने के बाद टंग लगा के देखता है तो उसे कुछ हार्ड फील होता है। तो देखिए जब रूट निकलता है, रूट जो है बोन में फंसे हुए होते हैं और बोन रूट्स के बीचों बीच में एक बोन होती है, बोन का एक पार्ट होता है, हो सकता है वो आपको वाइट वाइट दिखाई भी दे। तो पेशेंट के दिमाग में रहता है कि मेरा दांत ही नहीं निकला, वो टूट गया है, वो आधा रह गया है। नो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बिल्कुल भी वहां पर उंगली या अपनी जीभ बार बार नहीं लगानी है। अगर आपने लगाई तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन का पेन इतना तेज हो सकता है जितना कि आपको दांत निकालने से पहले जिस दांत में दर्द हो रहा था उससे ज़्यादा हो सकता है। उस कंडीशन को हम ड्राई सॉकेट बोलते हैं। ड्राई सॉकेट क्या होती है इसके बारे में हम अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पेशेंट को 2-3 डेज के बाद कोई भी किसी भी तरीके का भयानक पेन अगर उठता है तो इट मीन्स कि वो ड्राई सॉकेट हो गया है। ओके, तो अब हम आते हैं, और ड्राई सॉकेट कुल्ला ना करने की वजह से भी होता है, तो वो कुल्ले भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी तरीके का ऐसा वो लग रहा है तो आप उसमें उंगली या टंग कुछ भी ऐसा लगा के मत देखिए। आपको क्या करना है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बोलिए कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर इसमें कुछ रह गया है। तो अगर ऐसा है तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक एक्सरे कराइए। एक्सरे कराने में आपका जो दिमाग का जो कीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसमें कुछ रह गया है कि नहीं रह गया। और सबसे बड़ी बात, जब डॉक्टर दांत निकालता है तो आप उसको प्रॉपरली देखिए कि उसने पूरा निकाला है कि नहीं निकाला है ना। ब्रेक, कोई भी चीज़ ब्रेक हो तो वो दिखती है कि ये ब्रेक हुई है, वहाँ से शार्प होता है। और रूट निकाली तो रूट थोड़ी ब्लंट होती हैं और रूट की एक साइज़ होती है, वो आपको पता चल जाएगी। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक्सरे कराइए। एक्सरे में आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। आप उसमें उंगली करके या कोई भी उंगली या जीभ कुछ भी लगाते हैं तो आपको उसमें भयानक पेन हो सकता है, उसमें आपको दर्द हो सकता है, उसमें आपको ड्राई सॉकेट बन सकता है और एक बड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो प्लीज़ ऐसा ना करें। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब भी कभी भी दांत निकलवाएं तो आप इन सब चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, घाव बहुत अच्छे से भरेगा। एक और बात, वो बात ये कि आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको घर पे जाके उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, आपने थूक दिया, थूकने के बाद उसमें ब्लीडिंग बार बार हो रही है, तो आपको क्या करना है, स्टरलाइज्ड कॉटन लेना है। स्टरलाइज्ड कॉटन का मतलब है फ्रेश पैकिंग से निकला हुआ कॉटन।
और अगर गॉज होगा, गॉज पीस का मतलब होता है कैसे बताऊँ आपको, जो पट्टी होती है, पट्टी का जो कपड़ा होता है सॉफ्ट वाला, उसमें अपने कॉटन को अंदर रखने के बाद उसमें थोड़ा सा बीटाडिन लगाने के बाद उसको दोबारा से वहाँ पे प्रेस करके आधे 1 घंटे के लिए रख लीजिए। उसको जब निकालिएगा तो फिर से आप कुछ ठंडा लीजिएगा। वो लेने के बाद आपको कोई भी पेन नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई ब्लीडिंग होती है जो रुक नहीं रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने हथकंडे नहीं अपनाइए, वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको हमेशा डॉक्टर एक सबसे बड़ी बात, डेंटिस्ट में एक बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि देखिए हर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता, बट डेंटिस्ट, मुझे लगता है 100 में से 90% डेंटिस्ट अपना नंबर शेयर करते हैं, जिससे कि उसके पेशेंट को उसको प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। आप कांटेक्ट कीजिए या उनसे पूछिए कि क्या कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ जाके दिखाइए। वहाँ पे उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो करके दे देंगे आपको। फिर उसके बाद आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। हो सकता है, देखिए ब्लीडिंग होने के काफ़ी कंडीशंस भी होते हैं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, कोई भी बता रहा, मतलब उसने, डॉक्टर पूछता है कि आपको बीपी की, शुगर की, या कोई थायराइड की, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो मेडिकल है ना, इस मेडिकल जो साइंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। मान लीजिए आपको अगर बीपी होगा तो आप खून पतला करने की कोई दवाई खा रहे होते हैं, उसे एस्पिरिन कहते हैं। वो किसी मार्केट नेम में काफ़ी डिफरेंट नेम में आती हैं, बट एग्जैक्टली उसमें एस्पिरिन होता है, इकोस्प्रिन होता है, आई मीन समझ लीजिए बहुत सारे मार्केट में नेम होते हैं उसके। तो वो खून पतला करने वाली जो दवाई होती है, बीपी के पेशेंट को 3 दिन पहले बंद करनी होती है। अगर आप वो बंद नहीं करते तो आपको उसमें भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो अपने डॉक्टर को हमेशा कंडीशन पूरी बताएं। जब भी दांत निकलवा रहे हो तो आप बताना जरूरी है। नहीं भी पूछ रहा है तो भी आप बताइए कि हाँ मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, मैं ये दवा खाता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी बेहद ख्याल रखा जाता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो गुड बाय। अगर मेरे को थोड़ी सी भी मैं आपको डिटेल में अच्छे से ये समझा पाई हूँ कि दांत निकलवाने के बाद क्या करें और क्या ना करें, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।